करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर की। हमारे साथ एल्केमी कैपिटल से आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। अब तक मैं उनको फंड मैनेजर और क्वांट हेड के नाम से बुलाता था, अब वो डिप्टी सीईओ बन गए। तो आलोक, सबसे पहले तो आपको डिप्टी सीईओ बनने की बहुत बहुत मुबारक, और आई एम श्योर कि आप इस रोल में ऐसे ही एक्सेल करेंगे जैसा आपने पहले किया है। और बताइए, इस समय आपका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो हमारी अंडर परफॉर्मेंस है ये खत्म होने के साइंस हैं? हाँ अनुज, काफी हद तक चांसेस है उसके। लास्ट 2 साल हमने काफी काफी अंडर परफॉर्म किया है, ग्लोबल मार्केट्स को भी, इमर्जिंग मार्केट्स को भी। लगभग 60 से 70% तक की एब्सोल्यूट अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 2 सालों में। लेकिन लास्ट के जो कुछ महीने थे वो इम्पैक्टेड ज्यादा थे वेस्ट एशिया वॉर से। एंड वो वॉर का जो इम्पैक्ट है काफी हद तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके वजह से रिटर्न और रिकवरी इंडियन मार्केट्स की काफी बेटर हो सकती है। हमने देखा कैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ होने का आ गए, ऑलमोस्ट प्री वॉर के लेवल्स पे आ चुके हैं। तो जहां तक गवर्नमेंट के स्टेप्स थे, आरबीआई के स्टेप्स थे, वो तो ले ही रहे थे। लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस एक मेजर प्रॉब्लम थी जो कि रिजॉल्व हो चुकी है। एंड वैल्यूएशंस भी काफी हद तक रीजनेबल हो चुके हैं 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। सो अर्निंग्स रिकवरी, ग्लोबल शॉक्स थोड़े कम होना, और साथ में गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव स्टेप्स काफी हद तक रिस्क रिवॉर्ड को इंडियन मार्केट्स के लिए बेटर कर चुके हैं। काफ़ी हद तक रिस्क रिवॉर्ड के लिए बेटर हो चुका है। ये बैंक निफ्टी ने लीड किया है, और पोस्ट वॉर लोग जो हमारा 50,000 वहाँ से अब 58,000 का मूव। क्या बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा आपके हिसाब से, और क्या यहाँ पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, रिस्क रिवॉर्ड काफी इम्प्रूव हो चुकी है बैंक्स की। लास्ट 1 1.5 साल 2 साल इनफैक्ट इनके ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे नहीं थे। और अब क्या हो चुका है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इम्प्रूव हो रही है, और साथ ही साथ स्लिपेज कॉस्ट तो कम है ही। जो चीज ग्रोथ में मिसिंग थी वो थी क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ अब 15-16% पे नॉर्मली टिक गई है, तो वो काफी एक अच्छा नंबर होता है। अब डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी मिसिंग थी, जो कि अब एक एफसीआईआर डिपॉजिट्स के रूप में उसमें एक थोड़ा एटलीस्ट नियर टर्म मोमेंटम जरूर दिखेगा, एटलीस्ट फॉर लार्ज बैंक्स। तो बैंक्स में डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव हो चुका है, स्पेशली वो एफआईज की जो सेलिंग थी उसका भी उनको काफी इम्पैक्ट था, साथ में ग्रोथ नहीं थी। दोनों चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है, इसलिए हमारा व्यू पॉजिटिव हो रहा है बैंक्स। बैंक्स में आपका मूव पॉजिटिव। और इंटरेस्टिंगली आप मतलब इनफैक्ट आलोक जी, मैं लास्ट वीक जब देख रहा था वर्ल्ड मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट एंड विद इन इंडियन मार्केट्स, एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि एग्रेशन था। बैंक निफ्टी अच्छा था, लेकिन विद इन बैंक्स प्राइवेट बैंक्स लीड ले रहे थे। और एक बड़ा और रोचक फैक्ट था, along with banks the best performer was pharma। यानी एग्रेशन प्लस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फ्लाइट टू सेफ्टी, वो भी बाजार में धारणा बिल्कुल परसिस्ट करती है ना। आप फार्मा पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? फार्मा में स्टॉक सिलेक्शन का आधार क्या है आपका? फार्मा एंड हेल्थ केयर, एंड स्पेशली वो कंपनियां जिनका यूएस का कारोबार होता है, महत्वपूर्ण उनके रेवेन्यू का अंश, इन पर आपका एक टिप्पणी चाहूंगा। अविर जी, यस, फार्मा पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। एंड चाइना प्लस वन से लेकर हो, चाहे इंडिया की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज जो हैं, एपीआई से लेके सीडीएमओ से लेकर जेनरिक्स तक, हर जगह वो कैपेबिलिटीज काफी हद तक निखर के आई थी पिछले कुछ सालों में, और अब उसकी डिमांड अच्छे से आ रही है। ग्रोथ विजिबिलिटी सेक्टर की काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, और साथ ही साथ जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ वो एक एडिशनल टेलविंड है। हमारा पॉजिटिव व्यू उस टेलविंड की वजह से केवल नहीं है जो रुपी डेप्रिसिएशन आया, लेकिन ग्रोथ नंबर्स इस सेक्टर के काफी हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं। इसके अंदर वेरियस स्पेसेस हैं। जो स्पेस पे हमारा व्यू ज्यादा पॉजिटिव वो है क्रैम्स, एपीआई और सीडीएमओ स्पेस। वहां पे ग्रोथ नंबर्स और भी बेटर हैं। विद इन हेल्थ केयर हमारा व्यू पॉजिटिव है ऑन हॉस्पिटल्स ऑल्सो। तो हॉस्पिटल्स लास्ट 1 1.5 साल उतना अच्छा नहीं किए, लेकिन लॉन्गर टर्म में डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स काफी अच्छी पोजिशन है। सो ग्लोबली, जैसा आपने कहा, जहाँ यूएस का एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पे सीडीएमओ, एपीआई एंड क्रैम सेगमेंट ज्यादा बेटर है। मतलब मैं जब अपना अगला प्रश्न पूछूंगा ना आलोक जी, तो आप कहेंगे कि कैसे आपने अपने 2 सवालों में सारे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, दवा के बाद में आता हूँ लिकर स्पेस पे। अभी मैंने प्रकाश से ऐसी मजाक में बात कर रहा था कि मंगलवार को आप इसका जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग
ये एक बड़े अच्छे वेल्थ क्रिएटर बने हैं। लुक एट रेडिको खैतान। मैं सिर्फ आपको थोड़ा प्राइस कोट कर रहा हूँ। इस मंच पे एक दो लोग और आए थे जिन्होंने शेयर किया था ये व्यू। 2022 में ये स्टॉक था 770 रुपए का, नाउ इट्स 3930, 4000। इसी स्पेस में तिलक नगर इंडस्ट्रीज 40 रुपए का स्टॉक आज करीब करीब 550 का हाई लगाने के बाद 450 पे ट्रेड कर रहा है। ये इस पर व्यू क्या है आपका? इसमें बड़ा एक अजीब सा एक ओवरऑल स्टांस निकलता है। इनमें से कुछ कंपनियां हैं जो काफी हद तक बहुत अच्छे से परफॉर्म की है, डिलीवर की है और उनके ब्रांड्स की एक्सेप्टेंस भी काफी हाई रही है। लेकिन इस बात से भी नजर नहीं हटा सकते कि ग्लोबली मोस्ट मार्केट्स में, मोस्ट इकोनॉमीज में लिकर कंजम्पशन की ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। तो क्या इंडिया, जहां पे इंडिया में बढ़ रही है, क्या इंडिया एक अपवाद रह सकता है बहुत लंबे समय तक? वो एक सवाल है जिसका डेटा के साथ ही जवाब देना होगा। लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज, जैसा आपने कहा, कुछ नाम आपने बताया, कुछ एडिशनल नाम भी हैं, वो कंपनियां की ब्रांड्स और कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं। तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट स्ट्रक्चरल ग्रोथ रहने के लिए हमें इस पे जरूर नजर रखना पड़ेगा कि ओवरऑल लिकर कंजम्पशन बढ़ रही है कि नहीं, कि ग्लोबली ऐसा ट्रेंड नहीं है। अच्छा, आईटी पर अब क्या व्यू है? क्योंकि हर बार मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और हर बार एक नया लो बना चुका होता है आईटी इंडेक्स। आज फिर एक नया लो बन चुका है और टीसीएस तो अब ऑलमोस्ट 5 या 6 साल के लो पर आ रहा है। आई थिंक पोस्ट कोविड के बाद के लोएस्ट लेवल हैं यहाँ पर और कोई साइन ही नहीं है किसी भी तरीके की रिकवरी के टिकने के। एज एन इन्वेस्टर आप क्या व्यू लेंगे यहाँ पर? अनुज, एक ही पॉजिटिव नजर आता है आईटी में कि वो ऊपर से काफी गिर चुका है। अदरवाइज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आते। इंक्रीमेंटली जो भी न्यूज डेवलपमेंट्स हो, चाहे इंक्रीमेंटल बाहर के कुछ कंपनियां भी हैं जो गाइडेंस कट कर रही हैं, हमने देखा एक्सेंचर, कॉग्निजेंट के नंबर्स भी आए, उन्होंने काफी हद तक गाइडेंस कट था। तो ओवरऑल ग्रोथ की विजिबिलिटी इतनी हद तक लैगिंग है कि इस पे जब तक वो विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती, पॉजिटिव स्टांस लेना बहुत मुश्किल है। आज के तारीख में सेक्टर करीब करीब 15-16 टाइम्स पे ट्रेड करता है 1 ईयर फॉरवर्ड पे, जो कि मार्केट से सिर्फ थोड़ा ही डिस्काउंट पे है, जबकि अर्निंग्स विजिबिलिटी ओवरऑल मार्केट में काफी बेटर है। तो इस सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू तभी आएगा जब इसकी ग्रोथ विजिबिलिटी बढ़े। और ये सेक्टर काफी हद तक जो एआई की बूम है, जो एआई की एक्सेप्टेंस है और सक्सेस है, उसका नुकसान इस सेक्टर को होता है। साथ ही साथ जो अंडरस्टेटेड रीजन रहा है, वो जीसीसी जिस तरह से इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी लिस्टेड आईटी स्पेस को होता है। तो ये दोनों ही कारण से ओवरऑल ग्रोथ काफी कम है। एंड अगर हम ग्लोबल अदर स्टॉक्स को देखें तो उनके वैल्यूएशंस तो इंडियन आईटी सेक्टर से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। हिस्टोरिकली वो ग्लोबल स्टॉक्स जो थे ऑलमोस्ट बराबर चलते थे आईटी इंडेक्स से, आज की तारीख में वो करीब करीब 40% डिस्काउंट पे भी आ चुके हैं। तो वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले कम हो गए हैं, बट अपने पैरेलल स्टॉक्स के मुकाबले अभी भी हायर साइड है, ग्रोथ को देखते हुए अभी भी हायर है। तो अभी तो मैं अवॉइड करूंगा आईटी सेक्टर को, लेकिन जैसे ही ग्रोथ रिवाइव होती है तब इसके रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होंगे, अभी नहीं। आईटी की बात हो गई। एक और स्पेस जहां पर अच्छे मूव बनने शुरू हुए हैं वापस एक बड़ी करेक्शन के बाद, वो है डिफेंस। और शायद ये जो यूएस ईरान वॉर थी ये एक ट्रिगर था, लेकिन अब तो वॉर खत्म होगी, इसके बाद भी हम अच्छे मूव्स देख रहे हैं डिफेंस में। यहाँ आपका क्या व्यू है? डिफरेंस अनुज, हमारे हिसाब से तो ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, ये तो एटलीस्ट 10 साल प्लस की एक पॉजिटिव स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। ग्लोबली भी और इंडिया में भी। इंडिया काफी यूनिकली पोजीशनड है ग्लोबली। सारे इकोनॉमीज को अगर मिलाएं तो अपने जीडीपी का करीब 2.5% डिफेंस पे खर्च करते हैं। लेकिन अब जो पॉलिटिकल टेंशंस काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, वॉर्स होते रहते हैं, और साथ ही साथ यूएस ने भी नेटो की जो प्रोटेक्शन थी काफी हद तक उसमें से हाथ खींच लिया है। तो ओवरऑल सारे कंट्रीज को अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ रहे हैं। हमारा अनुमान है कि आने वाले सालों में ये जो 2.5% ऑफ जीडीपी है, ये बढ़ के 6% ऑफ जीडीपी भी हो सकता है, जो कि हमने कोल्ड वॉर के समय में देखा था। तो ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर ग्लोबली बढ़ रही है एक ऐसे समय पे जहां इंडिया की फोकस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ी है और कुछ कुछ सेगमेंट्स में हम एक्सपोर्ट्स भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर इन इंडिया ये तो अभी अर्ली स्टेजेस में ही है, एंड नेक्स्ट 10 इयर्स की स्ट्रक्चरल ग्रोथ इसके सामने है। इंटरिम करेक्शन जरूर आएंगे, लेकिन 10 इयर्स हायर ग्रोथ सेक्टर में ये सेक्टर डेफिनेटली आता है। चलिए, डिफेंस स्पेस पे बात हो गई। अच्छा,
आपने लोग जी एक बात नोटिस की होगी, आई मीन वाइट गुड्स सेगमेंट में कंपनियों ने वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट किए, नंबर्स अच्छे जनरेट किए, बट स्टिल आई मीन वो वॉल्यूम्स, वो सेल्स के नंबर्स ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे हैं एक्चुअल आई मीन स्टॉक्स के नंबर्स पे, मतलब प्राइसेस पे। वाइट गुड सेगमेंट स्टिल अगर आप देखें डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर परसिस्ट करता है। आपका वाइट गुड सेगमेंट पे व्यू क्या है इस वक्त? जैसे आपने कहा वीरू कि इनकी वॉल्यूम ग्रोथ काफी हद तक अच्छी आ चुकी है। तो आपने एकदम सही बोला दैट कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी हद तक अच्छी आ चुकी है, लेकिन इनके जो मार्जिन्स हैं और ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं, उनमें ट्रांसलेट होने के चांसेस कितने हैं, ये इनके अर्निंग्स नंबर के बाद ही पता चलेगा। ये स्पेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है। जब भी कभी व्हाइट गुड्स खरीदने जब भी मार्केट्स में जाएँ, चाहे आप एक्चुअल शॉप में या ऑनलाइन में, आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि प्राइसेस बहुत एक-दूसरे को कट करते हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल एयर कंडीशनर्स भी डिमांड ज़्यादा रही है, अदर अदर स्टफ की भी डिमांड ज़्यादा रही है। लेकिन अगर इनके मार्जिन्स अच्छे से कंट्रोल रह पाए और इन्होंने अच्छे से प्रॉफिट ग्रोथ दे पाए, तब जाके इनमें अपसाइड देख सकते हैं। तब तक थोड़े से नेगेटिविटी रह सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ का रिवाइव होना एटलीस्ट एक पॉजिटिव आ चुका है। हम रिजल्ट्स का ज़रूर वेट करेंगे इनके मार्जिन्स एंड गाइडेंस के लिए। अच्छा, ये आलोक जी, होटल्स में एक इस हफ्ते पिछले हफ्ते कुछ बाइंग विजिबल थी। लोग एट इंडिगो इस मंच पे कंस्ट्रक्टिव व्यू शेयर किया गया था कि आपको डिप्स को बाय करना है, अच्छा पैसा बना भी लोगों का यहाँ पे। ये ट्रैवल टूरिज्म की थीम, उसके अंतर्गत हम क्रूड का एडवांटेज इंडिगो ले गया, और आईटीसी को देखिए आप, इंडियन होटल्स को देखिए, लोअर लेवल से एक रिवर्सल था, बाइंग विजिबल थी। आपका सेंस क्या मिल रहा है, स्पेशली जिस प्रकार का इस बार का हॉलीडे सीजन गया उसको देखते हुए, और जो ऑक्यूपेंसीज गई हैं? ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो होटल सेगमेंट है काफी हद तक बहुत ही कैपेक्स हैवी सेगमेंट होता है। उनमें जरा सा भी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, रेगुलेशंस चेंज हो जाए, तो उसमें इम्पैक्ट काफी ज्यादा आ जाता है। तो वो टाइम टू टाइम उनकी सिक्लिकलिटी जरूर मेंटेन रह सकती है। लेकिन जैसा आपने एयरलाइन में कहा, एयरलाइन सेगमेंट इसका ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है। और ऐसे भी इंडिया में लिमिटेड ही एयरलाइंस हैं जो ज्यादा अच्छा मार्केट शेयर रखते हैं, और लिस्टेड स्पेस में जो बड़ी एयरलाइन है उसका मार्केट शेयर भी अच्छा है एंड ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बहुत हाई हैं और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। एकमात्र जो नेगेटिव था इनके लिए लास्ट फ्यू मंथ्स में, वो था वॉर के वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए थे। तो वॉर खत्म होने की वजह से भी एक बड़े बेनिफिशियरी के रूप में यही बड़ी एयरलाइन सामने आती है। तो ट्रैवल टूरिज्म को प्ले करने के लिए जिसमें व्यू पॉजिटिव है, आई वुड से कि एयरलाइन वाला सेगमेंट बेटर रहेगा कंपेयर टू होटल्स। बिल्कुल, और एयरलाइन में एक ही प्ले है अब हमारे पास, तो चलिए। अच्छा, एक पॉसिबली आखिरी सवाल, अभी जो ईवी पॉलिसी अनाउंस हुई, आपने कुछ स्टडी किया है क्या टू व्हीलर स्पेस पर, क्या इम्पैक्ट है? आयशर में आज बड़ी डाउन टिक आई, लेकिन अब रिकवरी आ गई। 6% नीचे खुला था, अब मतलब 6% नीचे गया था इंटरडे में, अब 4 रह गया। लोअर लेवल से रिकवरी। टीवीएस, हीरो, बजाज, इन सब ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? अनुज, हमारा मानना है कि ईवी फ्यूचर है। ठीक है, इंडिया कैसे-कैसे अडॉप्ट करती है, किस तरह से ओवरऑल स्टेट बाय स्टेट या सेंट्रल लेवल पे जाते हैं। गवर्नमेंट ने अपना क्लियर व्यू काफ़ी हद तक क्लियर कर रखा है, सेंटर पे भी एंड वेरियस स्टेट्स में भी, कि एक-एक करके वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ताकि ईवी को ज़्यादा अडॉप्ट किया जा सके। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, टू व्हीलर्स में ज़्यादा अडॉप्ट हो रहे हैं और इनमें से कुछ विनर्स भी सामने निकल के आ रहे हैं। दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी आई, वो और भी ज़्यादा बेटर थी या और भी ज़्यादा फ़ेवरेबल थी ईवीज़ के लिए, जितना कि पहले के मुकाबले जो इनकी इनिशियल ड्राफ्ट पॉलिसी थी। बल्कि अब हाइब्रिड के लिए भी इसमें ऑप्शंस कम हैं और ईवी के ऊपर ही ज़ोर ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से ये एक शुरुआत है। दिल्ली की पॉलिसी को देखकर अदर स्टेट्स भी फ़ॉलो कर सकते हैं। एक शॉक हमने अभी रिसेंटली देखा था, अगर जब क्रूड ऑयल प्राइसेज़ ऊपर चले जाते हैं, तो किस तरह से ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है। और साथ ही साथ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी ईवी पे है। तो ईवी पे व्यू पॉज़िटिव है, तो जो ओईएम्स ज़्यादा ईवी ओरिएंटेड हैं, उसी को हमारे पसंद ज़्यादा है कंपेयर टू दोज़ जो कि ओल्ड आइस व्हीकल्स पे हैं। ऑलराइट, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और